गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का वेलकम है व्याकरण की इस क्लास में। तो हमने वर्णमाला अपना कंप्लीट कर लिया। पिछले क्लासेस में हमने वर्णमाला को देखा। आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है संज्ञा से अव्यय तक। तो इसमें हम संज्ञा के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, अव्यय के प्रश्नों को देखेंगे, सर्वनाम के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, ये थोड़ा मिक्स टाइप रहेगा। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। समय हो चुका है, सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। अध्यापन है, भ्राता है, डकैती है, शत्रुता है। राधे राधे सभी को। तो आपका आंसर आया है बी कि भ्राता जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आया है। भ्राता भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, भाववाचक संज्ञा को केवल हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि भाई है तो भाई को महसूस कहाँ करना है, भ्राता को, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बाकी आपका अध्यापन हो गया, डकैती हो गया, शत्रुता हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। राधे राधे आप सभी को। चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चयन कीजिए। कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? रुलाई है, अध्यापन है, सामाजिकता है, छोटा है। तो इनमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो आपका जवाब आया है डी कि छोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आया है। छोटा क्या है? छोटा विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण है। जैसे रुलाई, तो रोना, रोना से रुलाई बना है, भाववाचक संज्ञा। सामाजिक से सामाजिकता बना है, अध्ययन से अध्यापन बना है। तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है। ठीक, और यहाँ पे ये छोटा विशेषण है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। 73 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, तो 3 नंबर का इसका आपको आंसर करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन अन्य पुरुषवाचक है। तो तीसरे का यहाँ पे आया है डी। सोनी ने सी बताया है। सी नहीं होगा। तुम्हारा तो मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा ना। तुम, तुम्हारा, आपका, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। राधे राधे। और वह, वे, वह, उनको, उन्हें, ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। और उत्तम पुरुष में तो पता ही है, हम आएगा, मैं आएगा, अपना आएगा, ये उत्तम पुरुष में आता है। तो तुम्हारा गलत है, जिन्होंने वह बताया उनका जवाब सही है। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर के प्रश्न का आपको आंसर देना है। 4 नंबर में आपको उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए।
इनमें कौन सा विशेषण है? कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, इनमें कौन सा विशेषण है? तो 4 का आपका आंसर आया है सी। बिल्कुल सी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, गुण की यहाँ बातें नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ संख्या बताई गई ना कि कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जो संख्यावाचक का ही भेद है। तो यहाँ पे कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो 4 का सी सभी का जवाब आया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। 5 नंबर में भी आपको बताना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको छांटनी है। अमीर है, गरीब है, भिक्षुक है या अमीरी है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका आंसर आया है डी कि अमीरी भाववाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया, अमीरी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे अमीर दिया है, अमीर विशेषण हो जाएगा, अमीर व्यक्ति। गरीब भी विशेषण हो जाएगा, भिक्षुक भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। लेकिन अमीरी आपकी भाववाचक संज्ञा है। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर में आपको बताना है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? त्रिपिटक, लेखक, भारत, गंगा। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 6 का आपका आंसर आया है सी कि लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल, लेखक क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। इससे किसी की जाति का बोध होता है। लेखक, लेखक में बहुत सारे लेखक आ जाएंगे, किसी स्पेशल लेखक की बात नहीं किया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं। बाकी आपका त्रिपिटक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बौद्ध धर्म का ये एक ग्रंथ है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, तो केवल एक ही है ये। भारत भी केवल एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा कहने से भी केवल एक ही गंगा नदी का बोध होता है, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो लेखक हमारा हो जाएगा जातिवाचक, सी ऑप्शन राइट है। 7 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। प्रश्न है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो आंसर आया है आपका ए कि भूतकाल को। बिल्कुल, इसमें आसन्न भूतकाल है, ठीक, हाल ही में भी घटित हुआ है, लेकिन ये बीत चुका है। तो मैंने आम खाया है, ये भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? तो आसन्न भूतकाल है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। गुड इवनिंग। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आपको यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना है। अभी बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में आ जाएगा हम आएगा, मैं आएगा, अपना आएगा। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा? तो आपका जवाब आया है बी
कि उसके आ जाएगा, बिल्कुल। उसके, उसको, वे, वह, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। यदि आपसे प्रश्न बनेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर्वनाम के कितने भेद हैं? चलिए बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आंसर आया है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। बहुत बढ़िया, सर्वनाम के 6 भेद हैं। उन्हीं में से एक पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसके 3 भेद हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का प्रश्न है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व है, भारतीयता है, विकल है, फैलाव है। इसमें कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक, लेकिन अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो हम 6 ही बताएंगे, लेकिन सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो अब हम 11 बताएंगे। मैं, तुम, आप, ठीक, ऐसे 11 सर्वनाम हैं। तो विकल, विकल क्या है? बिल्कुल, विकल आपका विशेषण हो जाएगा। स्वामित्व भाववाचक संज्ञा है, भारतीयता भी भाववाचक संज्ञा है और फैलाव भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक, लेकिन विकल आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 9 का जिन्होंने सी बताया उनका आंसर सही है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं 11 नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। आपको बताना है कि पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है? पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाणवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं किया है ना, बहुत सारे बताया है, तो बहुत सारे में कोई निश्चित नहीं है। सार्वनामिक भी विशेषण यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सर्वनाम शब्द नहीं है। गुणवाचक, यहाँ पे गुण बताया ही नहीं है। ऐसे बताया होता कि पेड़ पे बहुत सुंदर पक्षी बैठे हैं, तो सोचते कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जिन्होंने बी बताया है उनका जवाब सही है। राधे राधे रीमा। तो पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। समझ आया सबको? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं किया है। अगर बता दिया होता कि पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन बहुत सारे दिया है ना, तो बहुत सारे दिया है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का। 11 नंबर में आपको बताना है, फिर वही प्रश्न आ गया जो भी 2 बार आ चुका है पीछे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। कौन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है? तुम, हमारे, वे, यह। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प बताइए। तो 11 का आंसर आया है, सरिता जी का डी आया है। वाह सरिता जी, डी कैसे बताया आपने? डी कैसे होगा? प्रतिभा जी ने बी बताया, सोनी ने भी बी बताया, सबने बी बताया है, केवल एक आंसर डी आया है। लवली जी ने भी डी बताया, डी नहीं होगा भाई। यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना ये।
कौन ध्यान देगा? मैं ध्यान दूंगी। ध्यान दे के जवाब दीजिए। ठीक, यहाँ पे हमारे, अभी मैंने बताया था पीछे कि हम, हमारे, मैं, मेरा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। नहीं, वे भी नहीं होगा। वे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा ना। वे, उनको, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष में आता है। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। बारह नंबर का आंसर करिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ प्रश्न मिस्टेक किया है। ठीक, ये आयोग ने यफ माना था, फिर भी मैंने इसे ले लिया था कि सुधार के इसे हम लोग देख लें। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक को काट दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चलिए, मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति, यहाँ पे भाववाचक होना चाहिए, तो यहाँ पे गलती से जातिवाचक दे दिया है प्रश्न में। अब ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया, तो इसका आंसर आप लोग करिए कि कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आया है 12 का बी। ए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि मैत्री का मतलब मित्रता होता है, और मित्रता तो भाववाचक संज्ञा है ना, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रुलाई, रोना क्रिया से रुलाई भाववाचक संज्ञा बनी है, ये भी नहीं होगा। शांति, शांति भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्रोधी, क्रोधी क्या है? क्रोधी आपका विशेषण है, क्रोधी व्यक्ति। ठीक, तो क्रोधी विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जिन्होंने 12 का बी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। मैत्री नहीं होगा, मैत्री तो भाववाचक संज्ञा है। मैत्री का मतलब मित्रता होता है, और मित्रता तो भाववाचक है ही। भाववाचक मतलब जिसे महसूस किया जा सके, देखा ना जा सके, तो वहां भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ध्यान से बताइएगा। तीक्ष्णता है, क्रोध है, पराया है, निर्बलता है, कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 13 का यहाँ पे सी आया है, बी आया है, यहाँ पे बी आया है, सी आया है। बी सी, तो बिल्कुल यहाँ पे बी सी में आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाए। नहीं, बी नहीं होगा, एक मिनट, बी नहीं होगा, क्रोधी होता है ना, क्रोध तो भाववाचक संज्ञा है। सी यहाँ पे राइट होगा, पराया। ठीक, जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब केवल सही है। पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध तो भाववाचक संज्ञा है ही। क्रोध क्या है? क्रोध भाववाचक संज्ञा है। तीक्ष्णता भी है, निर्बलता भी है। वहां पे जो आया था क्रोधी, क्रोधी विशेषण है, ये भाववाचक नहीं है। ठीक, अच्छा गलती से लिखा गया, ध्यान देना है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक, व्याकरण है ये। तो यहाँ पे पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा जी ने सही बताया, पराया विशेषण है। 14 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। 14 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं।
यहाँ पे कौन सा विशेषण है? देखिए यहाँ पे संख्या बता दिया है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जब संख्या बता दिया तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगर यही बताता कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, कैसा है? तो निश्चयवाचक संख्यावाचक है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। जिन्होंने भी सी बताया 14 का, उनका जवाब सही है और सभी का सी आया है आंसर। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में बताना है, शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। इसमें कौन सा उपवाक्य है? शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जहां पे की आ जाए वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। इससे हम पहचान सकते हैं, जैसे मिश्र वाक्यों को पहचानते हैं ना, कि अगर वाक्य में की आ जाए तो वहां मिश्र वाक्य है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर की आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य है। तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और सभी ने सही भी किया है इसे। चलिए सभी लोग जवाब करिए। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर ना आए तो भी गलत सही अपना करते रहना है, गलत करते करते ही सही होगा। चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको दिया है कि ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। यहाँ पे कौन सा विशेषण का भेद है? संख्यावाचक है, व्यक्तिवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है? ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, यहाँ पे कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, व्यक्तिवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो 16 का आंसर आपने किया सी, कि यहाँ पे संबंधवाचक है। बिल्कुल संबंधवाचक है, क्योंकि जो ज्वालामुखी है उसका सतह, कौन सा सतह? तो भीतरी सतह, यहाँ संबंध बता रहा है उसका। ठीक, तो यहाँ संबंधवाचक हो गया। कौन सा यहाँ विशेषण हो जाएगा? तो संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा। ज्वालामुखी का उसकी सतह से संबंध बता रहा है कि भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ संबंधवाचक विशेषण है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, क्या है? यहाँ पे भी आपको उपवाक्य बताना है कि कौन सा उपवाक्य है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। कोई बात नहीं, सो जाइए, कभी नहीं सही होगा फिर वो। अगर सोने से ही सबका सही होने लगता तो पढ़ते क्यों लोग? सही होता है पढ़ने से ही। चलिए, रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है, कौन सा उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य है। क्यों विशेषण उपवाक्य है? क्योंकि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? रुपेश की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत मेहनती है वो। ठीक, तो रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है कैसा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण नहीं, सॉरी, विशेषण उपवाक्य है। 17 का जिन्होंने सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर का आंसर करिए। 18 नंबर में पूछा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा?
तो 18 का आंसर आया है बी कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। यही सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसका सरल वाक्य होगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो 19 का आंसर आया है डी। 19 का डी। जिन्होंने डी बताया है उनका जवाब सही है। आकांक्षा जी, ये प्रश्न गलती होने लायक है। और देख लीजिए यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। प्रतिभा जी ने भी गलती कर दिया। प्रतिभा जी, आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। आपने कैसे बी लगा दिया? बिल्कुल सही जवाब आया है सोनी का, सरिता जी का, बहुत अच्छा, दीपा जी का, रीमा का, अंशु जी का। राम रोटी नहीं खाता है, कौन सा वाच्य? इसको कर्म वाच्य में रूपांतरित करना है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक, राम रोटी नहीं खाता है, इसका कर्म वाच्य में क्या रूपांतर होगा? तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। नहीं, अच्छा 1 मिनट, ये देखिए, ये सेंटेंस खुद निगेटिव में दिया है। राम रोटी नहीं खाता है, तो उसको कर्म वाच्य में बदलने के लिए कहा है। तो क्या आप इसका जो नकारात्मक है उसे हटा देंगी कर्म वाच्य में? वो तो नहीं हटेगा ना। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, वो तो इसमें रहेगा ही। कि आप इसको सकारात्मक करके कर्म वाच्य में बदलेंगी। जैसा वाक्य दिया हुआ है सेम उसको उसी दशा में, उसी रूप में बदलना होता है। ठीक, तो डी होगा। यहाँ पे वाच्य नहीं पूछा है कि कौन सा वाच्य है, इसको कर्म वाच्य में बदलने के लिए कहा है। ध्यान देके करिए आंसर। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। यहाँ बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? यहाँ बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ भाववाच्य है। ठीक, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ आपको वाच्य बताना है, तो यहाँ हम भाववाच्य बताएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही है। क्या है? तो बी है। भाववाच्य वहां पे होता है जहां पे भाव की प्रधानता हो और वो वाक्य हमेशा नकारात्मक होता है, निगेटिव में होता है। तो वहां हम कह सकते हैं कि भाववाच्य है। और कर्तृवाच्य बिल्कुल सीधा सीधा होता है, और कर्मवाच्य थोड़ा घुमा के कहा जाता है। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। इसमें किस वाक्य में कर्मवाच्य है? क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जा सका? उससे आज पढ़ा ही नहीं गया? मैंने अपना सारा काम कर लिया। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो 21 का आपने बताया है सभी ने कि डी होगा। एक बार और सोच लीजिए कि डी सही है। एक बार और सोच लीजिए, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रधान है डी वाले में?
और मैंने बताया कि उसमें थोड़ा घुमा के वाक्य कहा गया होता है। तो ये कैसे आप लोगों से गलती हो रहा है? कैसे गलत हो जा रहा है? ये तो बिल्कुल सीधा-सीधा बोला है ना कि मैंने अपना सारा काम कर लिया, तो ये कैसे होगा? इसमें तो हम कर्तृवाच बता सकते हैं। कर्मवाच में थोड़ा टेढ़ा घुमा के बोला जाता है कि मुझसे आज काम नहीं, मेरे द्वारा ये काम नहीं हुआ या मेरे द्वारा ये काम किया गया। लगा पर बता नहीं पाए। पेपर में आया है और इसका आंसर बिल्कुल सी होगा। ठीक, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। पढ़ना कर्म है, कर्म की प्रधानता है। इसमें तो कोई कर्म है ही नहीं। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि किसी ने नहीं बताया है 21 का। सब लोग डी बताए थे आंख बंद करके, देख लीजिए आप लोग। तो उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये कर्मवाच्य है। 22 नंबर पे आते हैं। चलिए 22 नंबर का आंसर करिए। बाईस नंबर में आपको बताना है। अच्छा, बाद में बता दिया था। बाद में वाला मान्य नहीं होता है सरिता जी। यहाँ पे किस वाक्य में भाववाच्य है? तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। तो यहाँ पे आंसर आया है सी। सी 22 का सी। जिन्होंने सी बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ तो आपने सही पकड़ लिया। ठीक, एक तो नकारात्मक है, दूसरा भाव की प्रधानता है। कष्ट क्या है? तो कष्ट भाव है। तो मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, इसमें भाववाच्य है। ठीक, यहाँ पे भी नकारात्मक है पर इस पे नहीं जाना है। मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता नहीं है। दूसरे वाले वाक्य में निगेटिव है पर निगेटिव देख के इसको नहीं लगा देना है, क्योंकि भाव की प्रधानता भी तो होनी चाहिए। इसमें भाव की प्रधानता नहीं है। सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 23 नंबर का बताइए। अच्छा, नहीं सही जाती, कोई बात नहीं। मत सही है भाई। चलिए 23 नंबर का आंसर करिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4, 3। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 23 का आंसर आया है डी। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। चलिए 24 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। चौबीस नंबर के आंसर करिए कि कौन सा शब्द अविकारी है। यहाँ पे आपको अविकारी शब्द बताना है। अविकारी मतलब अव्यय। बिल्कुल सरिता जी ने सही कहा। आप लोग नौकरी ले लीजिए, नौकरी के बाद देखिए कौन डांटता है आप लोगों को। ठीक, नौकरी के बाद कोई आपको नहीं डांटेगा, सब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तो पहले उस योग्य बनिए। और डांटा भी जाता है नौकरी के लिए ही, ठीक, ताकि आप वहां तक पहुंचे। किसी को प्यार से दुलार से नौकरी तक आज तक गया है? नहीं तो झूठी तारीफ करना ये सब आता है, हमें भी ऐसा नहीं है। तो 24 इसका आंसर आया है सी। 24 नंबर का क्वेश्चन था।
कि कौन सा शब्द अविकारी है, तो अचानक। अचानक क्या है, तो अविकारी है। ठीक, ये अचानक हर स्थिति में कभी परिवर्तित नहीं होगा, ये एक जैसा ही रहेगा। आपका गाय है तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सीता क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गाय आपका अव्यय या अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना हो। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का परिचय होगा। चलिए आजकल, यहाँ पे जो आजकल लिखा है ना, इसका आपको परिचय बताना है कि ये आजकल यहाँ पे है क्या। इस वाक्य में आजकल मौसम बदलने लगा है, तो ये आजकल आखिर है क्या, इसी के बारे में आपको बताना है। ये विशेषण है जो मौसम विशेष्य का विशेषण बता रहा है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण लगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे सी आया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है जो बदलने लगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे करा आजकल मौसम बदलने लगा है, तो बदलने लगा है ये क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है आजकल, तो इससे काल का भी बोध हो गया। कब, तो आजकल, तो इसीलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया ये। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। धनवान में, नमकीन में, नीलिमा में, या खिलाड़ी में कृत प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। तो 26 का आंसर आया है डी, कि कृत प्रत्यय खिलाड़ी में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृदंत प्रत्यय। तो जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है, लेकिन जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया या धातु में लगता है। तो खेलना क्रिया है, उसमें आड़ी प्रत्यय लगा है तो खिलाड़ी बना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी आपका नमक से नमकीन बना है, यहाँ पे नमक आपकी संज्ञा है और उससे नमकीन प्रत्यय लगा है तो नमकीन बना है। यहाँ पे आपका नीला से नीलिमा बना है। नीला क्या है, विशेषण है, उसी से नीलिमा बना है। धन में वान प्रत्यय लगने से धनवान बना है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। अब 27 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न है आपसे कि क्रिया के मूल को कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। धातु कहते हैं, पद कहते हैं, कारक कहते हैं, या समास कहते हैं। तो 27 का आपने ए बताया है कि क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। डी नहीं होगा, क्रिया के मूल को समास कैसे कहेंगे। ठीक, क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है ना, तो पढ़ना क्रिया है तो उसमें पढ़ क्या है, ये धातु है। इसमें ना क्रिया लगने से पढ़ना बना है, सॉरी ना प्रत्यय लगने से पढ़ना बना है। तो धातु में प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है। अब आते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 28 नंबर का, यहाँ पे आपको बताना है लड़का किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। लड़का किताब पढ़ रहा है। 28 का आंसर करिए। तो यहाँ पे आया है आपका जवाब डी, कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। बिल्कुल,
लड़का यहाँ पे क्या है, लड़का कर्ता हो गया, किताब आपका कर्म हो गया, और पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ये क्रिया हो गया। तो इसका पदबंध यही बनेगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। आसान प्रश्न था। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर पे यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से इसका भी आंसर करिएगा, जल्दबाजी में इसको भी गलती कर देंगे आप लोग। प्रश्न है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यहाँ पे सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। सर्वनाम का कौन सा भेद है यहाँ? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो बिल्कुल सर्वनाम का यहाँ पे कौन सा भेद है? तो संबंधवाचक है। संबंध बता रहा है ना कि यह मेरी किताब है, मतलब इसका मुझसे संबंध है, और वह तुम्हारी है, तो उस किताब का भी संबंध बता रहा है कि वह तुम्हारी है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो 12 का बिल्कुल सी आंसर राइट है। 12 नहीं, सॉरी 29 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर का भी प्रश्न काफी आसान है पर बहुत अच्छा है। प्रश्न है आपके सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। आपको यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा छांटना है। रामायण हो गया, फूल हो गया, तेल हो गया और परिवार हो गया। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किस विकल्प में है? तो 30 का आपने बताया बी कि फूल में जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही जवाब है। फूल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है, क्योंकि फूल के कई प्रकार होते हैं, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल, तो कई इसमें फूल में कई आ जाएंगे, तो इसीलिए ये जातिवाचक है। बाकी रामायण एक ही है, तो रामायण व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तेल द्रव्यवाचक हो जाएगा और परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, थोड़ा वो भी बता दीजिए मुझे। देखिए व्याकरण में आप लोगों का स्कोर क्या रह रहा है, साहित्य में तो काफी अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। तो सरिता जी ने किया है 29, 30 में से 29 सही किया है, वेरी गुड। दीपा जी ने भी 29 किया है, वाह बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी का भी 29 है, प्रतिभा जी का भी 29 है, वाह। सब लोग 29 पे लाइन लगा लिए क्या? एक प्रश्न वो कौन सा गलत हुआ है, थोड़ा ये भी बता दे। अच्छा वो वाला सबका गलत हुआ था, वाच्य वाला। हाँ समझ गए, वाच्य वाला आपने गलत किया था। रीमा का भी बहुत अच्छा है, सोनी का भी बढ़िया है, अंशु जी का भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया हो शेयर कर दीजिएगा, और 8 बजे आप सभी को फिर कल उपस्थित रहना है। ठीक, साहित्य का जिनको करना होगा सुबह 10 बजे और कल 8 बजे। 21 बाई 30 बहुत अच्छा स्कोर है आपका भी, 21 सही है, धीरे धीरे बढ़ेगा वो। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है। काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। फिर कल रेडी रहिएगा 8 बजे। इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।